नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 35 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंजाइम एक्टिविटी को समझेंगे और साथ में एंजाइम इनिबिशन के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे और देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इस एंजाइम के एक्टिविटी को। तो देखिए, ये ब्लैक कलर में हमें एंजाइम दिख रहा है और रेड कलर में जो है वो हमारा सबस्ट्रेट है। इस पर हमें एंजाइम जो है कैटालाइटिक एक्टिविटी दे करके इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा के देता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। तो यही जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है जो एंजाइम की, जिसे ब्लॉक करते हैं या इनिबिट किया जाता है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स के इनिबिटर्स। तो ये एंजाइम्स के इनिबिटर्स इसे इस कैटालाइटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों। अब इस एंजाइम एक्टिविटी को समझने के लिए हमें माइकलिस मेंटन ने एक इक्वेशन दिया है, बस इसे देखिएगा। ये V इज इक्वल टू वी मैक्स और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। तो देखिए, ये जो टर्म यूज़ किए के एम क्या होता है, ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है या फिर इसे ब्रिग्स हल्दान कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये V जो है हमारी मेजर्ड वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी दे रहा है। V मैक्स जो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है वो है, और यहाँ पे ये यस जो है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इससे V मैक्स और Km को देखना है ऊपर ऊपर। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स के PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलेगा दोस्तों, जिससे आप प्रिंट भी कर सकते हो और लीजर टाइम में मोबाइल के सहारे पढ़ भी सकते हो। और हाँ, हमारा और एक चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स करके, जहाँ पे हम जनरल साइंस NCERT CBSE पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो जो लोग RRB और ESIC फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नाइपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो चलिए, ये एंजाइम इनिबिशन के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एंजाइम इनिबिशन 3 टाइप का होता है अलग अलग। एक तो रिवर्सिबल इनिबिशन होगा, इरिवर्सिबल इनिबिशन होगा, और या फिर एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है। इसमें भी सब टाइप्स है। जैसे रिवर्सिबल इनिबिशन में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इस तरीके के इसके 3 सब टाइप है। और ये सुसाइड इनिबिशन जो है वो हम इरिवर्सिबल कैटेगरी में देखेंगे, और फिर ये एलोस्टेरिक वाला देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिवर्सिबल इनिबिशन में कॉम्पिटिटिव पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिवर्सिबल इनिबिशन के 3 टाइप्स देखे थे हमने। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा और अनकॉम्पिटिटिव होगा। इसे थोड़ा मोटे तौर पर समझेंगे। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव क्यों है, इसमें कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे एक ही क्लास में जो सब लड़के हैं उनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, कोई ऐसा 10वीं कक्षा में है और 12वीं कक्षा में, उन दोनों में तो कंपटीशन नहीं होगा, है ना, वो अलग अलग हो जाएंगे। जो 10वीं कक्षा के हैं उनमें ही अपने आप में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे जो हमें बोलना है कि इसका सबस्ट्रेट जो है वो एनालॉगस होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी सिमिलैरिटीज़ होती है, रिसेम्बलेंस होता है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं वो। तो यहाँ पे इसीलिए इसके साथ में कंपटीशन होता है दोस्तों। यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव है तो उनमें कोई सेमनेस नहीं होगा, रिसेम्बलेंस नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ एनालॉगस नहीं होंगे। ठीक है, और अनकॉम्पिटिटिव में भी कोई एनालॉगस नेचर नहीं होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव जो इनिबिटर्स होते हैं ना, ये कहाँ पे बाइंड्स होते हैं, तो एंजाइम के एक्टिव साइट पर ही बाइंड होते हैं। जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसी जगह पर ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स भी बाइंड होते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर में हम जो देख रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, और ये जो है रेड कलर में वो हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और इनिबिटर बाइंड होगा तो हमें ये सबस्ट्रेट की जो बाइंड होने से एक्टिविटी मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, इनहिबिट हो जाएगी। बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की, तो ये कहाँ पे बाइंड होते हैं। देखिए, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, और कोई अदर साइट होती है जहाँ पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, और कोई अदर साइट है जहाँ पे ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड हो करके हमारी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती है, कैटालाइटिक एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी।
और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को बाइंड होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी जाकर के ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स यहाँ पे बाइंड होकर के हमारी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है एंजाइम की उसे डिक्रीज करा देते हैं। अब यहाँ पे जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन देखा था उसमें जो ये टर्मिनोलॉजीज थी उस पर क्या इफेक्ट होता है देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो यहाँ पे जो Km की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट है हमारा mm कांस्टेंट, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, जैसे ब्रेग्स एंड हेल्देन कांस्टेंट भी बोला था, तो ये इंक्रीज होता है दोस्तों, और Vmax जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे आप ट्रिक्स के जरिए याद रख सकते हैं। देखिए Km को हम काम बोलेंगे, है ना, तो जब कंपटीशन होता है तो हमें काम ज़्यादा करना होता है ना, स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते, स्पीड तो कांस्टेंट होगा आपका कितनी भी ज़्यादा लोग का लो। तो यहाँ पे जो काम है वो हमें ज़्यादा देर करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है। फिर बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो यहाँ पे Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाता है और Km जो है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो कोई कंपटीशन है नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव है ना, तो कंपटीशन तो है नहीं, तो काम तो उतना ही है आप जितना कर सकते हो, लेकिन आपका जो वेलोसिटी है काम करने, Vmax जो स्पीड है वो आप डिक्रीज भी करें तो चलेगा, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जीतने की बात नहीं है, बस काम फिनिश करना है, तो आपका जो स्पीड है आप डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से याद रखिएगा, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसमें, और Km जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही होता है। और जो अनकॉम्पिटिटिव है उसमें ये दोनों वैल्यूज़ डिक्रीज होते हैं, Km कांस्टेंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और यहाँ पे ये जो Vmax की क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी दोस्तों। ठीक है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिक्रीज होती है, तो अनकॉम्पिटिटिव को हम बोलेंगे कोई काम का नहीं है, तो दोनों यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो बस इसे याद रखिएगा, कहीं भी सवाल बने तो इसका सवाल आपका जवाब जो हो वो सही होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को अच्छे से। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन के अलग अलग एग्जाम्पल्स से तौर पर हम इसे अच्छे से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको फार्माकोलॉजी के पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग जब होता है तो उसमें क्या होता है, मिथेनॉल पर ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर जाता है जिससे फॉर्माल्डिहाइड हमारे बॉडी में बनेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हमारे लेबोरेटरीज में स्पिरिट इस्तेमाल होते हैं उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल डाल दिया जाता है ताकि कोई उसे पिए ना, क्योंकि ये टॉक्सिक है। अब अगर ये शरीर में जाता है तो इसके लिए हम एंटीडोट के तौर पर ये इथेनॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ में कंपटीशन करेगा, क्योंकि ये इसके साथ में एनालॉगस स्ट्रक्चर रखता है, ये इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कराएगा, क्योंकि ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अब इस पर काम करने की बजाय इस पर काम करेगा दोस्तों। ठीक है, ये कंपटीशन है, इथेनॉल ज़्यादा पिला दो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस पर काम करेगा, इसकी तरफ एफिनिटी बढ़ेगी, तो ये इथेनॉल जो है वो एसिटाल्डिहाइड देगा दोस्तों। मिथेनॉल यहाँ पे सिंगल कार्बन था तो फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे 2 कार्बन होते तो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा जो नॉन टॉक्सिक है ना। तो हम जानते हैं कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर स्ट्रक्चरल एनालॉगस। देखिए ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3OH और इथेनॉल का देखिए C2H5OH है ना, स्ट्रक्चर में रिसेम्बलेंस है, सेमनेस है, ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे दोस्तों इस एंजाइम के लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा जिसपे हमारा एंजाइम एक्टिविटी दिखा रहा है, तो मिथेनॉल हमारा सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा ADH, और कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो आ रहा है हमने जो दिया मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए इथेनॉल है दोस्तों, ये इनिबिट करेगा इस ADH को, मिथेनॉल पर काम करने से रोकेगा, इसीलिए इथेनॉल जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल समझ गए होंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए सक्सिनिक एसिड जो होता है इस पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये इस पर तो काम करता है, लेकिन अगर इसके एनालॉगस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो तो इसकी एक्टिविटी जो है इस सबस्ट्रेट पर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, और फिर ऑक्सैलिक एसिड का देखिए इसी के जैसा दिखता है, कुछ कुछ मैलोनिक एसिड का देखिए इसी के जैसा दिखेगा, और ये ग्लूटारिक एसिड का भी देखिए इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर इनके साथ में रखता है, एनालॉगस रखता है, तो ये इस एंजाइम के साथ में कंपटीशन करेगा और इसकी जो इस पर एक्टिविटी है उसे डिक्रीज कराएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर इसके साथ एनालॉगस है। चलिए ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग कैसे इनिबिट करते हैं विटामिन K इपॉक्साइड रिडक्टेज को। तो यहाँ पे हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म दोस्तों, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है जिसपे कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर जाता है,
तो यहाँ पे गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा दोस्तों, जो कोएगुलेशन के लिए, ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होंगे, 2, 7, 9 और 10, है ना। इन फैक्टर्स को भी याद रखिएगा। तो ये कार्बोक्सिलेशन से ऐसा ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन हो गया गामा ग्लूटामिक एसिड में। लेकिन इस कन्वर्जन के लिए और भी जरूरी होता है तो विटामिन के होगा, ठीक है। हम के से कोएगुलेशन बोलते हैं, तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए इस विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विटामिन पर क्या चेंजेस होते हैं वो देखिएगा। तो ये जो विटामिन के है वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा है दोस्तों। देखिए इपॉक्साइड बनेगा इसका, फिर क्विनोन फॉर्म बनेगा, फिर हाइड्रोक्विनोन बनेगा, फिर हाइड्रोक्विनोन से यहाँ पे इपॉक्साइड बनता है, तभी जाकर के ये ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में होगा, ताकि ब्लड कोएगुलेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। अब अगर इस एंजाइम पर ही कोई हमारा इनिबिटर काम कर जाए, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, तो ये रिएक्शन नहीं होगा और ब्लड का कोएगुलेशन भी नहीं होगा। तो हमें एंटी कोएगुलेंट के तौर पर ये वारफेरिन और डाइक्यूमेरॉल जैसे ड्रग्स को याद रखना है। ये ड्रग्स ये विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनिबिट कर देते हैं, इस साइकिल को इनिबिट करेंगे। उसकी वजह से जो क्लॉटिंग वाला ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन है वो नहीं होगा और कोएगुलेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ड्रग जो है वो एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज के इनिबिटर है कॉम्पिटिटिवली। यहाँ पे हमने देखा एंजाइम जो था विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज, हमारा सबस्ट्रेट जो था विटामिन के पर ये काम कर रहा था, जो कि कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है वारफेरिन डाइक्यूमेरॉल जैसे ड्रग्स, ये एंटी कोएगुलेंट करके काम करते हैं, क्योंकि ये इनिबिट करते हैं इस एंजाइम को, कॉम्पिटिटिवली विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को। और हमें याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे कोएगुलेशन के लिए, 2, 7, 9 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से इस फैक्टर्स को भी याद रखना है। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पे हम कुछ एंटी कैंसर ड्रग देखेंगे जो DHFR एंजाइम के इनिबिटर है। DHFR डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनिबिटर्स, जिसमें मिथोट्रिक्सेट, अमेनोप्टेरिन, अमेथोप्टेरिन जैसे ड्रग्स आते हैं, ट्राइमेथोप्रीम जैसे ड्रग्स आते हैं दोस्तों। ये एंटी कैंसर ड्रग्स करके यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको और डिटेल में। यहाँ पे देखिएगा फोलिक एसिड जो होता है इसका कन्वर्जन रिडक्शन होता है, इसको हाइड्रोजन ऐड होता है ना। इसीलिए यहाँ पे DHFR डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को यूज करके इस फोलिक एसिड का रिडक्शन होता है। फिर ये जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड है ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से जब ये टेट्राहाइड्रो का डायहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यूटिलाइजेशन होता है, जिससे थाइमिडिलेट सिंथेटेज एंजाइम का इस्तेमाल करके ये यूरिडिलेट जो है थाइमिडिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। थाइमिडिन से फिर DNA से फिर प्रोटीन से फिर सेल का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगा दोस्तों, जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे मिथोट्रिक्सेट जैसे ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे जो DHFR एंजाइम के इनिबिटर्स होंगे, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करेगा मिथोट्रिक्सेट, अमाइनोप्टेरिन, अमेथोप्टेरिन और ट्राइमिथोप्रीम जैसे ड्रग्स, जिससे ये जो सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ है उसे रोका जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एंजाइम कौन सा था, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, जिसे सबस्ट्रेट कौन सा था उसके लिए, फोलिक एसिड, जिसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है डायहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। और इसके लिए हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स को इस्तेमाल किया था, मिथोट्रिक्सेट, अमाइनोप्टेरिन, अमेथोप्टेरिन और ट्राइमिथोप्रीम को भी याद रखिएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर कैसे भी सवाल बन सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन कोलॉजी, बेस्ड ऑन बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम अगला एग्जांपल देखेंगे अलोपुरिनॉल का, जो एक एंटी गॉड ड्रग है और ये इनिबिट करता है ज़ांतीन ऑक्सीडेज एंजाइम को, ठीक है। ये सारे रिवर्सिबल इनिबिशन हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ांतीन ऑक्सीडेज इनिबिटर एलोपुरिनॉल को देखेंगे। जैसे प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों, ठीक है, प्यूरिन जब मेटाबोलाइज होता है तो ये हाइपोक्सांतीन में कन्वर्ट होगा, और हाइपोक्सांतीन से फिर ज़ांतीन ऑक्सीडेज एंजाइम का यूटिलाइजेशन से ये ज़ांतीन में, और फिर से ज़ांतीन ऑक्सीडेज के एंजाइम के प्रेजेंस में ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। फिर इस यूरिक एसिड का अगर डिपोजिशन हमारे जॉइंट्स में होता है तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है, जिसे हम गॉड डिसीज बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये ज़ांतीन ऑक्सीडेज तो इधर भी लग रहा है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, और जब हम इसमें ड्रग्स देते हैं अलोपुरिनॉल, तो ये ओलिपुरिनॉल भी इस ज़ांतीन ऑक्सीडेज का यूटिलाइजेशन करता है और अलोक्सांतीन में कन्वर्ट होकर के फिर से इसी एंजाइम को इनिबिट कराता है दोस्तों,
जिससे यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो ये गॉट डिसीज भी नहीं कॉज करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी तो नहीं होगा। तो याद रखना है ये आरोपुरिनॉल जो है वो यहाँ पे इनिबिट कर रहा है ज़ांतीन ऑक्सीडेज एंजाइम को। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल है दोस्तों। तो इसमें हमने देखा एंजाइम हमारा था ज़ांतीन ऑक्सीडेज, सबस्ट्रेट जो थे इसके लिए हाइपोक्सांथिन भी था, ज़ांतीन भी था, और इसके लिए हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया अलोपुरिनॉल, जिससे हम एंटी गॉट के ड्रग्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो है स्टैटिन जिसका सफिक्स होता है, जिसमें लोआस्टैटिन, प्रावास्टैटिन, अटोवास्टैटिन जैसे ड्रग्स आते हैं, तो ये एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम के इनिबिटर्स होते हैं दोस्तों। अब ये एचएमजी कोए का फुल फॉर्म भी आपको पता होना ज़रूरी है। ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये कहाँ आता है। देखिए ये हमारे लीवर में ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एचएमजी कोए में, जो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए है, और फिर इसका रिडक्शन करके एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम के इस्तेमाल से इसका रिडक्शन होता है, जिससे मेवालोनिक एसिड बनता है दोस्तों। ठीक है, हम मैलोनिक नहीं बोल रहे हैं, मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये, और जिससे आगे फिर कोलेस्टेरॉल बनता है। ठीक है, तो इसी स्टेप को इनिबिट करने के लिए इस एचएमजी कोए रिडक्टेज के इनिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये स्टैटिन ड्रग्स आते हैं, जैसे लोवास्टैटिन, अटोवास्टैटिन और प्रावास्टैटिन जैसे ड्रग्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव इनिबिट करते हैं इस एंजाइम को। तो ये कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस के इनिबिशन में काम आते हैं, इसलिए इसे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोला जाता है दोस्तों। इसमें हमने देखा जो हमारा एंजाइम था एचएमजी कोए रिडक्टेज, इसका सबस्ट्रेट था एचएमजी कोए, और इसके लिए हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के तौर पर ड्रग इस्तेमाल किए जिसका स्टैटिन सफिक्स हो दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए अगले एग्जांपल्स को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एंटीबैक्टीरियल से। यहाँ पे सल्फानिलामाइड एंड सल्फोनामाइड्स जैसे ड्रग जो बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकते हैं इनिबिट करके, इस डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज एंजाइम को इनिबिट करा करके। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कोई टेरिडीन का प्रिकर्सर होता है जिसमें टेरिडीन रिंग हो, जो पाबा के साथ में मिल करके, पाबा यानी क्या, प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है ये पाबा, हम प्यार से बोलते हैं इसे पाबा। तो ये पाबा जो है टेरिडीन रिंग के प्रिकर्सर के साथ में, टेरिडीन रिंग क्या होता है, ये फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है पायराजिन रिंग का और पिरिमिडिन रिंग का, जिसे टेरिडीन रिंग बोला जाता है, जो फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 में प्रेजेंट होता है दोस्तों। टेरिडीन रिंग, ये पूछा जा सकता है सवाल, विटामिन B9 फोलिक एसिड में कौन सा रिंग होता है, टेरिडीन रिंग होता है। तो ये रिंग प्रिकर्सर जो है वो पाबा के साथ में मिल करके फोलिक एसिड बनाते हैं दोस्तों इस बैक्टीरिया के अंदर। अब ये फोलिक एसिड क्यों बनाते हैं, तो फोलिक एसिड से फिर DHFR बनेगा, डायहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के बाद में अमाइनो एसिड, प्यूरिन, थायमिडिन, जो बैक्टीरियल सेल के लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाबा जो है वो टेरिडीन प्रिकर्सर के साथ में कंबाइन हो करके फोलिक एसिड बना रहा है ना। तो ये डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों फोलिक एसिड सिंथेसिस की। तो ये फोलिक एसिड जो बनता है बैक्टीरिया में, इसी स्टेप को ब्लॉक किया जाता है यूजिंग सल्फानिलामाइड। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का, और यहाँ पे देखिए सल्फानिलामाइड, देखिए यहाँ पे भी पैरा अमाइनो है और यहाँ पे सल्फोन ग्रुप है। तो इस तरीके से सल्फानिलामाइड और पाबा जो है एक दूसरे के एनालॉग आपको दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ में रिसेंबल कर जा रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो ये सल्फानिलामाइड यहाँ पे इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं, डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज को, और बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड ही नहीं बनने देते हैं, जिससे फिर आगे का स्टेप नहीं होगा, ना अमाइनो एसिड बनेगा, ना प्यूरिन बेसिस बनेंगे, ना थाइमिडिन बनेगा, ना DNA बनेगा, ऐसा उसका मार दिया जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे फोलिक एसिड बनता है, तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने के लिए हमने देखा DHFR डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जैसे एंजाइम बनते हैं, जिसे इनिबिट करने के लिए ट्राइमिथोप्रिम भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा एंजाइम था डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, जिसे सबस्ट्रेट था पाबा, है ना, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इस पर तो काम करके वो फोलिक एसिड बनाएगा बैक्टीरिया के लिए। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर देते हैं तो इस एंजाइम को इनिबिट किया जाता है सल्फानिल अमाइड जैसे ड्रग से, जो पाबा के साथ में सिमिलैरिटीज रखते हैं दोस्तों, है ना, एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो, इसलिए इसको इनिबिट करते हैं कॉम्पिटिटिवली। चलिए अगले एग्जाम्पल्स को देखेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे कोलिन एस्टरेज इनिबिटर, ठीक है। कोलिन एस्टरेज के इनिबिटर्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन जैसे ड्रग्स आते हैं। हमें पता है कि ये न्यूरॉन में जब एसिटिल कोलिन यहाँ से बाहर आता है, ठीक है, तो ये एसिटिल कोलिन बाहर आएगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है दोस्तों, इसका हाफ लाइफ बहुत कम है। तो इस पे ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम काम कर जाता है और इसको ब्रेक कर देता है कोलिन और एसीटेट मॉलिक्यूल में, ताकि इसका कोई असर ही नहीं मिलता है हमें। तो जब हम ड्रग्स देते हैं नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन के जैसे, तो वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा देर बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के इनिबिटर्स हैं, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। तो ये भी इस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करा करके एसिटिल कोलिन की लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही खास है, सभी को पता होगा, ये लियोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है पार्किंसंस डिसीज़ को रिलीव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर, इसके लिए ये कॉम्पिटिशन चलता है इस एंजाइम के लिए, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो इसे इनिबिट करने के लिए कार्बिडोपा को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लियोडोपा का लेवल बना रहे, ठीक है। तो हम जानते हैं कार्बिडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन लियोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है दोस्तों। तो हमें ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही लियोडोपा की एक्शन चाहिए, वहाँ पे हमें डिपोमाइन का लेवल बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर लियोडोपा को हम सिंगली एडमिनिस्टर करें, इसके साथ में कोई कार्बिडोपा नहीं दिया जा रहा है, कोई मिथिल डोपा नहीं दिया जा रहा है, सिंगली एडमिनिस्टर करें, तो देखिए जैसे एडमिनिस्टर कर दिया तो इस पर डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, इसको मेटाबोलाइज करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, फिर यहाँ पे मेटाबोलाइज करेगा पेरिफेरल टिश्यूज़ में। तो हमने ड्रग जितना दिया उससे कितना कम ड्रग इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमें सीएनएस में मिल रहा है, बहुत कम डोपामाइन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए ये सिंगली देने का कोई मतलब नहीं बनता है, हमें इसके साथ अगर कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दे, मिथिल्डोपा का कॉम्बिनेशन दे, तो क्या होगा। तो ये जब हम लियोडोपा देते हैं तो इसका जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा था डोपा डी कार्बोक्सिलेज की वजह से, तो यहाँ पे इसको ये कार्बिडोपा जो है ये इसे ब्लॉक कर देगा दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करेगा इस डोपा डी कार्बोक्सिलेज को ये। और लियोडोपा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ के इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्लड ब्रेन बैरियर के क्रॉस करके मिलेगा सीएनएस में, ताकि वहाँ पे डोपामाइन का लेवल अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से हम पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक बार सारे एग्जांपल्स को रिवाइज कर देते हैं। तो हमने देखा एंजाइम इनिबिशन में रिवर्सिबल जो इनिबिशन है एंजाइम का, उसमें हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जांपल्स देखे, जिसमें कोलिनेस्टरेज इनिबिटर के तौर पर फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन जैसे ड्रग देखे। एचएमजी कोए रिडक्टेज इनिबिटर पर जिसका स्टैटिन सफिक्स था उन्हें देखा। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज इनिबिटर में एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग वारफेरिन, डाइक्यूमेरॉल को देखा। डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज इनिबिटर्स को हमने देखा, यहाँ पे सल्फानिलमाइड है जो पाबा का एनालॉग होता है, जिससे फोलिक एसिड का सिंथेसिस को हम ब्लॉक कर सकते हैं। फिर डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर डीएचएफआर इनिबिटर्स को देखा, जिसमें मिथोट्रिक्सेट, ट्राइमिथोप्रीम, अमाइनोप्टेरिन, अमेथोप्टेरिन जैसे ड्रग्स को, एंटी कैंसर ड्रग्स को हमने यहाँ देखा। फिर झांतीन ऑक्सीडेज के इनिबिटर्स को हमने देखा आलोपुरिनॉल के तौर पर एज एंटी गॉड ड्रग, ये यूरिक एसिड का सिंथेसिस को कम कराता है झांतीन ऑक्सीडेज को इनिबिट करा करके। फिर देखा डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनिबिटर्स, जिसमें हमने देखा कार्बिडोपा जो है, मिथिल्डोपा जो है, इस डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनिबिट करते हैं ताकि लियोडोपा की एक्शन बनी रहे, अच्छी एक्शन मिले, ठीक है। तो इसीलिए हमने लियोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन फेमस है। और हाँ दोस्तों, अब आगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।